नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के कवि पद्माकर, और पद्माकर के ऋतु वर्णन में हम पढ़ रहे हैं इनके कवित्व पद। पिछले पद में हमने बसंत ऋतु का वर्णन एक बालक की तरह पढ़ा है, जो पूरे कुंज लताओं वनों में पूरी तरह से प्रसारित हो चुका है। उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। फागुन के महीने में वसंत ऋतु का वर्णन हम यहाँ देखते हैं। कवित्व कुछ इस प्रकार से है। औरई भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, औरई झोर झोरन में बोरन के वह गयो। कहई पद्माकर सु औरई भांति गलियान, छलिया छबीले छैल औरई छवि छह गए। औरई भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। औरई रस औरई रीति औरई राग औरई रंग औरई तन औरई मन औरे वन वह गए। यहाँ पर पद्माकर ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है, प्रकृति का जो रूप और सुंदर छटा के साथ प्रस्तुत हुआ है, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं, औरई भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, कि कुछ अलग ही तरीके से और ऋतुओं में जो सुंदरता दिखाई देती है, उससे भी कुछ अधिक और एक अनूठी सुंदरता हमें इस बसंत ऋतु में देखने को मिलती है। कुंजन में लताओं के झुरमुटों में औरई भांति कुछ अनूठे तरीके से भौर भीर भंवरों की भीड़ गुंजरत गुंजायमान होती हुई सुनाई देती है। औरई झोर झोरन में बोरन के बह गए। और बोर अर्थात आम की जो मंजरी आती है, बोर पर आम के जो फूल आते हैं उसको कहते हैं बोर। तो बोरन के झोर झोरन यानी बोरों के गुच्छे जो आम के पेड़ों पर लगे हुए हैं, उनकी जो खुशबू है, उन पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं, वो कुछ अलग ही तरह का हमें अनुभव दे रहे हैं। कहे पद्माकर कवि कहते हैं, सु औरई भांति गलियान, कि और तरीके से ही अन्य ऋतुओं में अन्य दिनों में जो सुंदर रूप जो मनोरम दृश्य हमें देखने को मिलता है, उससे भी कुछ अलग कुछ सुहावना दृश्य हमें गलियों में देखने को मिलेगा। छलिया छबीले छैल, उसमें छेड़छाड़ करने वाले छलिया रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ग्वाल बालों के झुंड हैं। वो औरई छवि एक अनुपम एक अनूठी सुंदरता के साथ गलियों में हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरई भांति विहग समाज में आवाज होती, और मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति के यौवन का, प्रकृति में प्रेम और काम का, ये बसंत ऋतु का महीना, ये फागुन का महीना है। तो विहग समाज, पक्षियों के समाज में भी एक अलग प्रकार का कलरव, एक मिलन का, एक उत्कंठा का, प्रेम का जो स्वर है, वो हमें सुनने को दिखाई देता है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, ऐसे सुंदर ऋतुराज के, ऋतुओं के स्वामी जो बसंत ऋतु है, उसके अभी 2 ही दिन व्यतीत हुए हैं। उसमें प्रकृति का ऐसा अनुपम, ऐसा सुंदर रूप हमें देखने को मिला है। ये अभी 1 मास 2 मास जो बसंत ऋतु का मौसम चलेगा, उसमें प्रकृति का सौंदर्य न जाने क्या होगा। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। औरई रस, चारों तरफ एक अलग तरह का आनंद है। औरई रीति, एक अनूठा ढंग है। औरई राग औरई रंग, एक अनुपम स्वर, अनुपम रंग, एक सुंदर छटा हमें प्रकृति, मनुष्यों, पक्षियों, पेड़ पौधों पर दिखाई दे रही है। औरई तन औरई मन औरई वन हो गए, सबके शरीर, सबके मन, सबकी आत्मा और वनों का जो दृश्य है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। अर्थात एक अनूठा प्रकृति पर हमें एक रंग है, एक छटा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से फागुन के महीने में प्रकृति जो अपने चरम यौवन पर है, और मनुष्यों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। काव्यात्मक रूप में माधुर्यपूर्ण ढंग से हमें ये कवित्व यहाँ देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं हम अपने अगले कवित्व की ओर।
चंचला चमाके चहु औरन ते चाह भरी, चरजी गई तो फेरी चरजन लागी री। कहे पद्माकर लवंगनी की लौनी लता, लरज गई तो फेरी लरजन लागी री। कैसो धरो धीर बीर त्रिविध समीरे तन, तरज गई तो फेरी तरजन लागी री। घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी, अब गरज गई तो फेरी गर्जन लागी री। यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन कवि ने किया है। ये कहते हैं, चंचला चमाके चहु औरन ते चाह भरी, चाहत से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, आनंद से भरी हुई जो चंचला चंचल बिजली है, चमाका ही चहु औरन ते, वो चारों तरफ से घिर कर चमकती हुई दिखाई देती है। चरजी गई, और यदि एक बार चमकना चालू हो गई तो फेरी चरजन लागिरी, तो लगातार हमें बिजलियों की चमचमाहट दिखाई देती है, मानो आकाश में वो बादलों का आलिंगन कर रही हो। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं, लवंगनी की लौनी लता, लौंग का जो पौधा है उसकी लौनी लता, लौनी यानी सुंदर सलोनी जो लता है, लरजी गई, वो जब बिजली चमकती है और उसके साथ साथ बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो उस बारिश की बूंदें गिरने से जो लता लरज गई है, अर्थात बारिश की बूंदों के कारण लता है वो लचक कर नीचे झुक गई है। यदि एक बार झुक गई तो फेरी लर्जन लागिरी, तो निरंतर बारिश की बूंदों की टपटपाहट से वो झुकती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ पर ये जो लौनी लता है, इसका वर्णन कवि ने एक कोमलांगी नायिका के समान किया है कि ये वो शर्म के कारण मानो निरंतर झुक गई हो और शर्म के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली हो, झुकाती ही जा रही हो। कैसो धरो धीर बीर त्रिविध समीरे तन, ऐसे सुंदर मौसम में कैसे धरो धीर, कोई धैर्य को कैसे धारण करे। त्रिविध समीरे तन, त्रिविध दैहिक दैविक भौतिक, अर्थात हर तरह से शरीर है उसमें मानो तपन, एक विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। समीरे तन, और जो हवा के झोंके हैं, जिस तरह से अग्नि को हवा और ज़्यादा प्रदीप्त करने का काम कर रही है, उसी तरह से जो ठंडी हवा है वो मानो शरीर को और ज़्यादा सिहराती है। तरजी गई तो फिर तर्जन लागिरी, और ये ठंडी हवा, ये बहने वाला जो पवन है, जो समीर है, वो यदि एक बार तरजने लग गया, यदि एक बार व्यक्ति के मन में हुक उठाने लग गया तो फेरी तर्जन लागिरी, तो लगातार उसमें वो व्याकुलता को बढ़ाता ही जाता है। घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी, अब बड़े घमंड के साथ घन बादलों की घनेरी घटा घिर कर, उमड़ घुमड़ कर जो काली काली घटाएं हैं वो घुमड़ कर एक जगह इकट्ठी होती है, बादल घमंड करके और पृथ्वी पर जल बरसाने के लिए मानो एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। गरजी गई, यदि एक बार बादल गरजना शुरू हो गए, फेरी गर्जन लागिरी, तो लगातार गरजते ही जा रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है वो यहाँ पर कवि ने इस कवित्व के माध्यम से व्यक्त किया है, काव्यात्मक नादात्मक सौंदर्य के माध्यम से और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से। यहाँ ब्रज भाषा का सुंदर साम्य हमें देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। हम पद्माकर के अन्य कवित्व का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।